हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो आज हम इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये हमारा तीसरी क्लास है। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी 2 क्लास कर चुकी हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड सेकंड क्लास में हमने एमटीएस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया था एंड इस क्लास में हमने सीजीएल 2019 का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पिछले वीडियोस में भी कहा था कि मैंने जब सीजीएल का प्रिपरेशन किया था तो मैंने कभी भी ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं किया था कि कौन सी क्वेश्चन एमटीएस का है, कौन सी सीजीएल का, कौन सी सीएचएसएल का, क्योंकि ग्रामर रूल्स और वोकैब तो कुछ अलग नहीं आएगा ना। सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल में ऐसे डिस्टिंग्विश तो नहीं होता कुछ भी। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है एंड अब कंपटीशन का लेवल बहुत ही अप हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको सभी टाइप का क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको एक बार देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम आपको हर प्रीवियस क्वेश्चंस एक बार देखनी चाहिए। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट्स हो तो ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए, सीएचएसएल का भी देखना चाहिए एंड एमटीएस का जो एस्पिरेंट्स है उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि आप सीएचएसएल तक एटलीस्ट कर लो, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं कभी भी 25 क्वेश्चन में 25 ही सिर्फ नहीं करती, मतलब कि मैं ट्राई करती हूँ कि हर क्वेश्चन का जो जो ऑप्शंस सही नहीं है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि क्यों वो सही नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए हम 100 क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि कौन से सिर्फ करेक्ट है ये आपको जानने के लिए इनफ नहीं है, आपको वो भी जानना है कि क्यों अदर जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो हुआ था 3 मार्च 2020 को, उसका शिफ्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए द क्वेश्चन है द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अच्छा, तो वॉइस चेंज का वीडियो है मेरे चैनल पे, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया गया है एंड थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस किया है उन वीडियो में, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने जैसे आपको सिखाया है यहाँ पे भी वैसे ही मैं करूंगी, मैंने जैसे किया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, ये क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम जब एक्टिव से पैसिव करते हैं और पैसिव से एक्टिव करते हैं, मतलब जब वॉइस चेंज करते हैं, तो हमारा जो टेंस है वो तो टेंस तो नहीं चेंज हो जाता ना, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। तो इसको यूज करके आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब आपको ये पैसिव में करना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आप ये कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो देखोगे यहाँ पे वर्स केप्ट है, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। सेकेंड वन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट चाहिए ना, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा, तो बचता है सिर्फ फोर्थ, एंड फोर्थ में आप देखोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। ठीक है, जैसा कि वॉइस चेंज का रूल होता है वैसे ही कीप्स का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो केप्ट होता है, तो इसमें कुछ भी समझाने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इजी है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखिए हमें सिनोनिम ढूंढना है ऑब्लिगेटरी का। अच्छा, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या करना है, ईच एंड एवरी वर्ड का हमें मतलब जानना है अच्छे से। अगर आपको मतलब पता है तब भी आपको अच्छे से जानना है, क्योंकि क्या होता है कि हमें समटाइम्स हमें कंफ्यूजन हो जाता है जब उसी वर्ड का कोई सिनोनिम हमको फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है तब समटाइम्स एसएससी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तब आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको पता है तभी भी हम यहाँ पे एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है वो एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ऑब्लिगेटरी का मतलब बोलते हैं ना, आई एम ऑब्लाइज टू डू सो। ठीक है, मतलब मुझे करना ही पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। ठीक है,
तो इसका जो मतलब है एक ऑब्लिगेटरी इसका मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है। देखिए पहले जो वर्ड दिया गया है एग्रेसिव, एग्रेसिव का क्या मतलब होता है? देखिए एग्रेसिव का मतलब हमें पता है, वो बहुत गुस्से वाला टाइप का लोग। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि रेडी और लाइकली टू अटैक और कॉन्फ्रंट। ठीक है, रेडी और लाइकली टू अटैक और कॉन्फ्रंट, ये हुआ एग्रेसिव का मतलब। अब हम एग्रेसिव का सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए एक वर्ड का, हम जब भी एक वर्ड पढ़ते हैं उसका बहुत सारा सिनोनिम होता है। तो हमने क्या करना है कि पढ़ते पढ़ते वो सिनोनिम याद करना है। एक ही बार में तो आप सब सिनोनिम याद नहीं कर सकते, एंड उसमें से भी हमें ढूंढ निकालना है कि कुछ कुछ सिनोनिम ऐसे रहते हैं कि बहुत बार आ चुका है। ठीक है, वो सब जो सिनोनिम है, मतलब मुझे तो पता है क्योंकि मैंने बहुत बार वो प्रीवियस ईयर्स कर चुकी हूँ, तो इसलिए मेरे को जब भी ऐसा लगेगा कि इसका ये सब सिनोनिम बहुत बार आ चुका है तो मैं वो एक बार आपको बता दूंगी। जैसे कि एग्रेसिव का सिनोनिम होता है हॉस्टाइल, ये एक फेवरेट वर्ड है एसएससी का, ये आता रहता है। हॉस्टाइल आता रहता है, बेलिजुरेंट ये भी आता रहता है। ठीक है, बेलिजुरेंट एंड बेलिकोस। देखिए सिनोनिम तो बहुत सारा है, बट उनमें से कौन सा ज्यादा आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी रहता है। कुछ वर्ड्स ऐसा रहता है कि बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी, तो वो सब मैं आपको एक बार यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे बता दूंगी। ठीक है, तो एग्रेसिव का जो सिनोनिम है वो हुआ है हॉस्टाइल, बेलिजुरेंट, बेलिकोस। ठीक है, ये सब याद रखना। एंड मैंने आपको कहा है कि जब आप ये करने बैठोगे प्लीज अपना नोटबुक लेके जरूर बैठना। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप सो के देखोगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ मैं ही पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। आप ये सब नोट डाउन एक बारी में कर लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंडेटरी का तो मतलब आपको पता ही है, ये भी कंपलसरी होता है। तो हमने ऑलरेडी इसका जो सिनोनिम वो ढूंढ निकाला है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी एंड मैंडेटरी मतलब भी वही होता है, तो मैंडेटरी होगा इसका करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, यूजलेस क्या होता है? यूजलेस तो होता है ऑफ नो यूज, मतलब कि हैविंग नो एबिलिटी और स्किल, having no ability or skill in a particular area। हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब है तो इसलिए मैं बोलती हूँ रहती हूँ। जैसे कि आपको अगर कोई भी वर्ड नहीं समझ आया तो साउंड सबको पता चलेगा। ठीक है, तो यूजलेस का मतलब होता है हैविंग नो एबिलिटी और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब इसका भी सिनोनिम आपको पता होना चाहिए। इसका सिनोनिम होता है फ्यूटाइल। ठीक है, फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, ये हुआ इसका सिनोनिम, फ्यूटाइल, पॉइंटलेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है थर्ड वन रेकलेस। अच्छा यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं ये इरेज कर देती हूँ। मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो थर्ड वन मैंने बता दिया है। अब फोर्थ वन जो रेकलेस है वो मैं आपको बताती हूँ। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, केयरलेस, और होता है हिडलेस ऑफ डेंजर, heedless of danger or the consequences of one's actions। मतलब कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसी टाइप का। ठीक है, केयरलेस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चारों का मीनिंग पता चल गया एंड सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, तो ये द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एग्जिट द बजट। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अगर आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं लगता देख के, एट फर्स्ट साइट आपको पता नहीं लगता, तो
देखिए यहाँ पे क्या है कि द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, ठीक है, इम्प्रूवमेंट का तो बहुत जरूरत है। यहाँ पे क्या होता है कि ना एग्री विथ होता है एंड एग्री टू होता है, ठीक है। एग्री विथ कब होता है? जब कोई लिविंग पर्सन की बात कर रही हो, ठीक है, जब कोई लिविंग पर्सन का बात चल रहा है तब एग्री विथ होगा, मतलब एग्री विथ समवन होता है। आई एग्री विथ यू कहते हैं ना, आई एग्री विथ यू, ठीक है। मगर अगर वो नॉन लिविंग थिंग हुआ, ये तो लिविंग है, अगर वो नॉन लिविंग थिंग हुआ तब आपका एग्री टू बैठता है, मतलब एग्री टू समथिंग होता है, ठीक है, एग्री टू समथिंग होता है। तो ये याद रहना चाहिए, एग्री विथ कोई लिविंग थिंग तो तब विथ होगा, एग्री विथ समवन होगा, एग्री टू समथिंग मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एग्री विथ द प्रपोजल है ना, एग्री विथ द प्रपोजल, प्रपोजल तो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे विथ आएगा? विथ नहीं आएगा क्योंकि विथ लिविंग थिंग के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्री टू आएगा, ओके। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एग्री टू आता है। ये सब करेक्ट प्रिपोजिशन नहीं आता है एग्री के साथ, ठीक है, एंड विल एग्री तो होता ही नहीं, ओके। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना कि एग्री विथ समवन होता है एंड एग्री टू समथिंग होता है, ये एंग्री के साथ भी होता है, ठीक है, एंग्री विथ समवन होता है एंड एंग्री टू समथिंग होता है, ठीक है। एंग्री एग्री इसके लिए सेमी प्रोपोजिशन यूज होता है, ठीक है, एंग्री विथ समवन, एंग्री टू समथिंग, यहाँ पे भी एग्री विथ समवन, एग्री टू समथिंग। अगर बार बार रिपीट करोगे ना तो वो दिमाग में ना जाके बैठ जाता है, इसलिए मैं भी रिपीट करती रहती हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ही जाके बैठ जाएगा ये, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये जो सेंटेंस है इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? देखिए, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड। अच्छा देखिए यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज मतलब कि बहुत सारे बॉयज में से एक, ठीक है, एक ही सिलेक्शन हुआ है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। हमारा स्कूल में जो बॉयज है उनमें से एक का ही सिलेक्शन हुआ है, सभी का नहीं, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हैज आएगा, इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे हैव बीन सिलेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पे हैज बीन सिलेक्टेड आएगा, ओके, हैज बीन सिलेक्टेड आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक जन की ही बात हो रही है, वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बॉयज में से एक की बात हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराजम्बल का सेंटेंस है। अच्छा तो हम क्या करते हैं ना, पहले ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए दोनों ऑप्शन में सी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ऑप्शन में बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एजम्पशन है कि अगर ऐसे कॉमन रहता है दोनों में एक ही से स्टार्ट हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा तो चलिए हम बी से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50-50 है ना, 50-50 है, तो बी से एक बार देख लेते हैं बी से क्या हो रहा है। अच्छा अगर बी से हम स्टार्ट करते तो कहते हैं कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। अब देखिए कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दिस चेंज मतलब कौन सा चेंज का बात कर रहा है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता ना आपका कुछ। दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज मतलब इसके आगे तो कोई बात होनी चाहिए ना, तब तो आप उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करोगे, दिस चेंज लिखोगे ना। तो इससे हमें क्या लगता है कि बी से स्टार्ट नहीं हो सकता ना। तो देखिए एक बार सी से चेक कर लेते हैं। देखिए सी से क्या हो रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है।
क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ से इससे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ भी प्रोनाउन ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब नहीं निकलता कि अच्छा कुछ छूट गया होगा, आगे एक सेंटेंस रहना चाहिए, ऐसा मीनिंग नहीं निकलता। देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स इन कंट्री, ठीक है। अब देखिए, अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं फर्स्ट से एक बार देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। सी के बाद बी आता है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे क्या कहा है, बी में, बी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। अब देखिए यहाँ पे ना सी में लिखा है कि रेफर्स टू द चेंज, ओके, रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री। अच्छा, यहाँ पे जो चेंज है ना, इस चेंज की ही बात हो रहा है बी में, ठीक है, इस चेंज का ही बात हो रहा है बी में। यहाँ पे देखिए बी में लिखा है कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज हो गया। अब देखिए इसके बाद डी आता है, 2 वेज मतलब 2 रास्ता है। डी में कह रहा है कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। हो गया यहाँ पे, ये जो 2 वेज का बात हो रहा था ना, यहाँ पे हो गया ना, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। अब रह गया क्या, सिर्फ यही रहेगा। तो ये देखिए, however the rate of population increase is another important factor to consider। यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। यहाँ पे ए पॉइंट में एक एडिशनल पॉइंट हो रहा है कि ये तब तो हो गया, जो एक्सप्लेन करना था वो तो हो गया, उसके बाद भी द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए इन केस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो आपको पढ़ोगे ना, आप एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये जो पैराजम्पर्स आता है, ये समटाइम्स वो क्वांट की तरह होता है। जब आप क्वांट में एक सम करोगे, आप कंफर्म हो जाओगे कि उससे अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होगा ना। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो या लॉजिकल बात हो, तो इंग्लिश में भी वैसे ही होता है, ठीक है। इंग्लिश भी कोई सिर्फ मेमोराइज करने की चीज नहीं होता है, इंग्लिश भी आपको ऐसे लॉजिक में ही जाता है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप सी के बाद ए देते हो, आपका कोई मीनिंग बनता है। सी के बाद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज के बाद अगर आप हाउएवर करके इसका जो एक्स्ट्रा अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हो रही है, ये इसको भी आप ले लो, ठीक है। इसके बाद डी के बाद बी, कोई मीनिंग आएगा, क्योंकि बी में कह रहा है कि ना 2 वेज के बाद डी के बाद बी कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आपको बताएगा कि ये बस यहाँ पे 2 रास्ते हैं, उसके बाद तो रास्ता आपको बोलेंगे ना। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। अगर आप पढ़ोगे, आपको अगर कंप्रीहेंड करने की आपको क्षमता है तो आप समझ जाओगे, कोई भी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस मत छोड़ना, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो ये अगर आप पढ़ोगे ना, वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, मतलब जो होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको क्या, हमें क्या चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, आपका जो मीनिंग बनता है वही बैठेगा। तो ये यहाँ पे हम 1 by 1 मीनिंग देख लेते हैं। एग्जर्ट का मतलब क्या होता है, एग्जर्ट मतलब होता है अप्लाई, कुछ अप्लाई करना, मेक एन एफर्ट, ये होता है एग्जर्ट का मतलब, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूट करना बोलते हैं ना, कुछ कंट्रीब्यूट करो, मतलब ये रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू मनी, तब हम बोलते हैं कि कोई चैरिटी है, कुछ अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर लो, ऐसे हम बोलते हैं। तो चैरिटी कंट्रीब्यूट मतलब होता है कुछ डोनेशन टाइप का, मतलब कुछ डोनेट करना, और गिव, ओके। तो आप देख सकते हो ये कंट्रीब्यूट का ही सिनोनिम यहाँ पे ऑलरेडी है, डोनेट, ठीक है। तो बचता है रेंडर, रेंडर मतलब प्रोवाइड करना, वी शुड रेंडर हेल्पिंग हैंड, ओके। रेंडर हेल्प, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि हम कुछ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कंट्रीब्यूट बता देंगे कि डोनेट बता देंगे, एंड इसका तो मीनिंग ही नहीं बनता, अप्लाई हेल्प तो कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए क्या, अब जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि आपको अपना हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहिए, तो उस टाइम हम रेंडर यूज करते हैं, ठीक है। रेंडर का मतलब भी गिव होता है, ठीक है, बट ये जो सेंस है, इन दोनों का सेंस थोड़ा अलग है, ठीक है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल।
नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज टेस्ट हम जब पढ़ पढ़ के समझते हैं, अगर हमें ऑप्शंस में से नहीं समझ आता है कि कौन सा ऑप्शंस बैठेगा, ठीक है, तो तब क्या करना चाहिए, तब फुल्ली एक बार ये जो कंप्रीहेंशन है ये फुल एक बार पढ़ लो अच्छे से। आपको अगर आप ये फुल एक बार पढ़ोगे तो आपका एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा कि ये जो क्लोज टेस्ट है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टेंस में है क्या नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ट्राई करते हैं कि हम पढ़ के एकदम डायरेक्टली आप यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस की बात हो रही ना, एक इम्पोर्टेंस की बात, अगर आपको सेंस आएगा, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से समझोगे तो देखिए, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कम्युनिकेशन ने, ठीक है। यही सेंस बनता है। तो इम्पोर्टेंट का जो सिनोनिम है वो होता है वाइटल, ठीक है। ये बेटर, टोटल रोल तो कोई मतलब नहीं बनता। बेटर तब आप यूज करोगे जब किसी के साथ आप कंपेयर करोगे। प्लेज अ लाइफलेस रोल, यस, थिंग तो लाइफलेस है, बट प्लेज अ लाइफलेस रोल डजंट मेक अ सेंस, ओके। सो वाइटल रोल, ओके, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। अच्छा, देखिए नेक्स्ट है, इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर डैश एफर्ट्स। कैसे ये हम सीख सकते हैं, देखिए, तो इट कैन बी लर्न बाय आवर मतलब कुछ ऐसा कि हमें अलर्ट रहना चाहिए, वी शुड बी अवेक अबाउट दिस, हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। तो ये आवर इम्पोर्टेंट एफर्ट्स कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। it can be learned by our important efforts, no, cannot be, ठीक है। unclear efforts भी कुछ मतलब नहीं बनता। contradictory का मतलब क्या होता है, mutually opposite, मतलब mutually opposed और inconsistent, ठीक है, mutually opposed और inconsistent, ये हुआ contradictory का मतलब। अगर कुछ contradictory आ गया तो आप सीखोगे कैसे। इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर कंट्राडिक्टरी एफर्ट, ये भी कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस ना। कंसश मीन्स अवेयर, ओके। ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक बार राइट डाउन कर लो। तो कंसश मतलब होता है अवेयर, एंड सो इट कैन बी लर्न्ड बाय आवर कंसश एफर्ट। Today's success in our professional life depends on our to read, write and speak well, which results in effective communication। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम जो सक्सेस अगर आपको चाहिए, आपका प्रोफेशनल लाइफ के अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको पढ़ना अच्छे से होगा, लिखना अच्छे से होगा, बोलना अच्छे से होगा। जिसके लिए अगर आप लिख लो, पढ़ लो, बोल लो अच्छे से, तो ये क्या होता है, ये तो कम्युनिकेशन का वेज होता है ना। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वेज हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कैपेबल होना होगा ना। आपका कैपेबिलिटी का बात हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप अच्छे से बोल सकते हो, लिख सकते हो, कैपेबल हो अगर आप गुड रीडिंग का, गुड राइटिंग का, तो वो आपको कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बैठना चाहिए कि आपका पोटेंशियल को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ बैठना चाहिए कि ये आपके पोटेंशियल रिलेटेड कोई बात हो रहा है, आपका कैपेबिलिटी के रिलेटेड कोई बात हो रहा था। इससे मिलता जुलता यहाँ पे क्या आता है, एबिलिटी। आर यू एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, ठीक है। तो यहाँ पे एबिलिटी का बात हो रहा है कि टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक वेल, व्हिच रिजल्ट्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, तो और जो वर्ड्स है वो एक बार हम देख लेते हैं। फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब होता है ना सुविधा, जो होता है वो होता है फैसिलिटी, मतलब प्रोविजन, ओके, प्रोविजन। अच्छा, वैरायटी तो पता ही है आपको, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट, वैरायटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट और डाइवर्स, ठीक है।
अच्छा, एबिलिटी तो आपको बता ही दिया, एंड एजिलिटी, एजिलिटी ये एबिलिटी के साथ एकदम मिक्स हो जाता है, ये सिर्फ बी को सब्स्टिट्यूट करके आप जी बैठा दो, हो जाएगा, ठीक है, बट आप कंफ्यूज मत होना। एजिलिटी के मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली, ओके, एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजिली, ठीक है। तो फैसिलिटी होता है कोई सुविधा, प्रोविजन, वैरायटी होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट और डाइवर्स, एजिलिटी होता है एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, ये होता है एजिलिटी, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस। अच्छा देखिए, अगर आपको अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं आता तो क्या होगा। समटाइम्स क्या होता है, मैं जब छोटी थी ना, मैं जब फॉरेनर्स देखती थी बहुत डर जाती थी कि अरे अब तो ये इंग्लिश में बात करेगा, मुझे तो इंग्लिश नहीं आता, मैं तो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट थी, बहुत ही इंग्लिश में कच्चा था। अब क्या होता कि अरे ये मुझसे बात ना करे, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है, मैं तो भागी भागी रहती थी, ये मुझसे बात ना करे क्योंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा एक बैरियर हो गया ना, क्योंकि मैं जब इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर सकती तो ये मैं वो जो फॉरेनर है उनके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया ना उनके और मेरे बीच में। तो यही आपको कह रहा है कि ये जो बैरियर है कम्युनिकेशन का, वो जब कम्युनिकेशन प्रोग्रेस है उसको रोक देता है, हिंडर मतलब रोक देना, ठीक है। तो बैरियर्स, कम्युनिकेशन का बैरियर, तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स फ्रॉम कम्युनिकेशन नहीं, बैरियर अगेंस्ट, एंड बाई तो नहीं होगा, बाई का तो सीन ही नहीं है, बैरियर्स अगेंस्ट कम्युनिकेशन भी कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। So it is very important to dash these barriers so that the transmission of the message can be smooth. अब देखिए यहाँ पे टू है, तो हम जानते हैं ना टू के साथ क्या बैठता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ये दो ही है, तो अब देखिए क्या है तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दीज बैरियर्स, मतलब वी नीड टू ब्रेक द बैरियर ना, वी नीड टू ब्रेक द बैरियर, हमें वो बैरियर तोड़ना है, ठीक है, तभी वो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज स्मूथली होगा। अगर मुझे अच्छे से इंग्लिश पता हो जाएगा तो मैं फिर से नहीं डरूंगी कोई फॉरेनर से बात करना, तो ये क्या हुआ, तो मुझे वो बैरियर तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या बैठना चाहिए, वी नीड टू ओवरकम बैरियर। देखिए यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे जो वी नीड टू सक्सीड दिस बैरियर्स, नहीं कोई मतलब नहीं, क्रिएट तो बैरियर तो क्रिएट हमें नहीं करना है, बैरियर तो हमें तोड़ना है, क्रिएट क्यों करे, एंड स्ट्रेंथन भी नहीं करना है हमें, वो स्ट्रेंथन क्यों करना है हमें, तो वो तोड़ना है, अगर वो सख्त हो जाएगा तो तोड़ेंगे कैसे, तो ये तो दोनों नहीं होगा, सक्सीड भी कोई मतलब नहीं बनता, तो ओवरकम, हमें वो ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। ओवरकम का क्या मतलब होता है, कुछ डिफीट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, ओवरकम का मतलब होता है। तो हमें क्या करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर सो दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। अच्छा, नेक्स्ट ये नो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब इसमें जो इम्प्रूवमेंट करना है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आप देखोगे तो आप आंसर कर सकोगे, नहीं देखोगे तब भी आंसर कब कर सकते हो अगर आपको पता है, बट आपको यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे। तो द कैप्टन एज वेल एज प्लेयर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है, देखिए कुछ वर्ड्स है यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन आपको करना ही होगा, ठीक है। अगर आप नोट डाउन करोगे तो वो क्राइम हो जाएगा, आपके लिए ही वो क्राइम हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। ये जो वर्ड्स है ना, एज वेल एज यहाँ पे है ना, लाइक, डिसलाइक, विथ, बिसाइड्स, और क्या है, एज वेल एज है, लाइक है, डिसलाइक है, विथ है, बिसाइड्स है, अलोंग विथ है, हाँ याद आया, अलोंग विथ है, इन एडिशन टू, ठीक है, एंड होता है टुगेदर विथ, उसके बाद होता है रैदर देन, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है, याद रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक, एज वेल एज, लाइक, डिसलाइक, विथ, बिसाइड्स, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, रैदर देन। ये और भी है, इसके साथ भी और 2-3 है, तो ये सब ज्यादा आता है, तो इसलिए मैंने ये सब मेंशन किया है, ठीक है। जब भी ये सब रहेगा, जो वर्ब का जो फॉर्म है ना, अच्छा, तभी ये सब तभी अप्लाई होगा जब आपका जो सेंटेंस है उसमें 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स है। आप कह सकते हो अगर 2 और उससे ज्यादा सब्जेक्ट होगा तभी तो आपका कोई कंफ्यूजन होगा ना कि ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बैठेगा। आपको यही कंफ्यूजन तभी आएगा ना अगर 2 या उससे भी ज्यादा कुछ सब्जेक्ट्स रहा। तो क्या है कि अगर ये सब रहता है ना आपके सेंटेंसेस में, तो आपका जो वर्ब का फॉर्म है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, याद रखना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। एंड इसका लिस्ट बहुत ही लंबा है, आप देख सकते हो इसका लिस्ट बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो अच्छा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द कैप्टन है, तो इसके साथ तो वेयर नहीं बैठ सकते ना, इसके साथ वाज ही होगा, है ना। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप समझ ही गए होंगे, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या कंसीडर करना है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब बैठेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तो सिंगुलर है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे वाज बैठना होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसका कुछ इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ, आप ये जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका लिस्ट लंबा है, बट अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसका लिस्ट लंबा नहीं है, वो छोटा ही है। आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नन बट, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो चारों है, ठीक है, ये जो चारों है, इसके केस में क्या होता है ना, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है, 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट अगर आपके सेंटेंस में है, एंड ये सब है आपके सेंटेंसेस में, तो तब क्या करना होगा, आपका जो नियरेस्ट वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब बैठेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब बैठेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब बैठेगा, ऐसे होगा, ठीक है। बट ये इसका लिस्ट छोटा, ये सर 4 के लिए ये अप्लाई होता है, बट उसके आगे मैंने जो कहा ना वो बहुत बड़ा लिस्ट है, तो वो नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना अच्छे से, एंड याद रखना कि उसके टाइम पे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब बैठता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अ हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा देखिए, तो अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या, आपको ऐसे ही कुछ जो बहुत ही सख्त कुछ नट है, जो बहुत आप ट्राई कर रहे हो, मुझे इसका हिंदी नहीं आता, जो बहुत ही ट्राई कर रहे हो वो तोड़ने का, बट वो टूट नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुत आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया ना, अरे ये कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, ये तो टूट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, और talking about a person who is difficult to understand,
बहुत ही गंदा हो गया है एंड राइटिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है ये दो है, टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व और टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत ही डिफिकल्टी का बात हो रहा है, तो इजिली एनकरेज्ड नहीं होगा, इजिली डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, नॉट रेस्ट्रेंट। तो ये फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ हार्ड नट टू क्रैक, ये जो इडियम है इसका जो मीनिंग है वो है मतलब कि जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है वो है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक्सोडस, इसका एंटोनिम हमें निकालना है। अच्छा देखिए ये मैं ऐसे इमेजिन करते करते पढ़ती थी वो आपको, इसलिए मैं एक बार बता देती हूँ। तो देखिए एक्सोडस ये थोड़ा एग्जिट से मैच करता है एंड इसका मतलब भी वही है ना, इसका मतलब है कि अ मास डिपर्चर ऑफ पीपल। इसका जो सिनोनिम है वो ऑलरेडी यहाँ पे है एग्जिट। ठीक है, एंड और भी है इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन इसका सिनोनिम हुआ, एंड माइग्रेशन इसका सिनोनिम हुआ। एक हो गया, ये दो हो गया, तीन तो एग्जिट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, एंड फोर्थ वन आई कैन से रिट्रीट, रिट्रीट, रिट्रीट भी इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपर्चर ऑफ पीपल, एंड इसका जो सिनोनिम्स है वो है इवैक्यूएशन, माइग्रेशन, एग्जिट, रिट्रीट, ये सब इसका सिनोनिम्स है। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम नहीं, हमें यहाँ पे एंटोनिम चाहिए। तो अराइवल मतलब आना, ठीक है, तो अराइवल हुआ इसका एंटोनिम। ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, अराइवल इसका ऑपोजिट हुआ। ठीक है, सो अराइवल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमें स्पेलिंग एरर्स का क्वेश्चन है। तो स्पेलिंग तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना ही है। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ स्पेलिंग के लिए नहीं, अगर सिनोनिम एंटोनिम में भी जो जो वर्ड्स आता है आपको वो सभी नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है। नोट डाउन मत करो वो आपके ऊपर है, बट राइट डाउन एक बार कर लो, आपको वो आता है नहीं आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप एक बार वो राइट डाउन जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, बट हो सकता है कि वो सब आपने नहीं देखा हो, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एसएससी बहुत कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, एंड वो बहुत ही कम टाइम का एग्जाम होता है, 1 आवर के अंदर आपके दिमाग हो ही सकता है कि नहीं चले। ठीक है, तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम पड़ेगा सब कुछ। आप मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मतलब जितना प्रैक्टिस कर लो एग्जाम के आगे की, हर वक्त ऐसा ही लगता था अरे थोड़ा और करना चाहिए था, थोड़ा और, ये थोड़ा और कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। आप जितना भी प्रैक्टिस करो आपको ऐसा ही रहेगा मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये आपको रिपेंट नहीं होना चाहिए, एंड ये आपको इसलिए जितना टाइम आपको मिल रहा है जहां भी हो सके लिखते रहो, राइट डाउन करते रहो, वर्ड्स राइट डाउन करते रहो। अगर आप राइट डाउन करोगे तो उसका तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, एक्सेल, इसका करेक्ट होता है एक्सहेल। ठीक है, एक्सहेल मतलब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सहेल का मतलब होता है ब्रीथ आउट, और होता है रिमूव करना ना, सॉरी रिमूव तो एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया, इसका कैसे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक्सेल मतलब होता है इनहेल, एक्सेल होता है ना, हम जो सांस लेते हैं वो इनहेल होता है। इनहेल, इनहेलर जो होता है जिनको वो एस्थमा की प्रॉब्लम होता है वो इनहेलर लेते हैं। ठीक है, तो इनहेल होता है सांस लेना, एंड सांस छोड़ना होता है एक्सेल, तो ब्रीथ आउट हो गया। अच्छा इसका तो देख के आपको पता चल गया होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, इसका होता है मीनिंग रिमूव ना, रिमूव होता है टेक आउट बाय एफर्ट और फोर्स। एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो फ्रूट जूस जो होता है, जूस हम कैसे निकालते हैं फ्रूट से, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि वो फोर्सफुली आप टेक आउट कर रहे हो ना उसका जो रस है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट मतलब होता है रिमूव, टेक आउट बाय एफर्ट और फोर्स। ठीक है, यही एकदम सही है। एग्जिबिट, ये इसका ही जो स्पेलिंग है एग्जिबिट एकदम ही सही है। ठीक है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
एंड एग्जिबिट का क्या मतलब होता है कि शो करना, कुछ शो करना, कोई प्रॉपर्टीज शो करना भी एग्जिबिट करता है। किसी का अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हम कह रहे हैं, कोई एनिमल, तो उसके टाइम में भी हम एग्जिबिट यूज करते हैं। और इसमें ऐसे भी यूज करते हैं कि पब्लिकली डिस्प्ले, कोई आर्ट गैलरी में कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना, तो उसमें भी हम ऐसे यूज करते हैं। तो पब्लिकली, ये क्या हो गया, पब्लिकली डिस्प्ले इन एन आर्ट गैलरी, public display in an art gallery, museum, trade fair, trade fair, इसको कहते हैं एग्जिबिट करना। एंड ये भी गलत है, एग्जॉस्ट होता है। बहुत टायर्ड हो गया है ना, बहुत टायर्ड है, मेक फील वेरी टायर्ड। एंड और एक इसका सिनोनिम होता है, ठीक है, सिनोनिम होता है वेर आउट, ठीक है। तो ये रहा, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमें वन और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है, अ सॉन्ग sang एट burial। तो ये इसका जो आंसर है वो है फोर्थ वन, ठीक है। इसका मतलब होता है अ लैमेंट फॉर डेड, अ लैमेंट फॉर डेड, अ मोर्नफुल सॉन्ग, बस दुख भरी जो गान होता है, मोर्नफुल सॉन्ग और अ पीस ऑफ म्यूजिक। ये सब मैं लिख रही हूँ आपके नोट करने के लिए ही, ठीक है, नहीं तो सिर्फ मेरा ही प्रैक्टिस हो रहा है, आपका नहीं होगा, तो आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लैमेंट फॉर डेड, एंड ये एक साथ हो गया, लैमेंट फॉर डेड, अ मोर्नफुल सॉन्ग और अ पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सोनेट को मुझे लगता है आपको मालूम है, हमने स्कूल में पढ़ा था ना सोनेट, वो शेक्सपियर की जो पोएम्स होता है, उन्होंने लिखा था। तो अब पोएम ऑफ 14 लाइन्स, सोनेट, ठीक है। बैलाड का मतलब होता है टाइप ऑफ फोक सॉन्ग, मतलब कि पोएम और स्टोरी, मैं एक बार लिख ही देती हूँ, पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास, फोक सॉन्ग भी आप कह सकते हो बैलाड को, ठीक है। पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंज। हाइम का मतलब होता है कि वो जो मंत्र होता है ना, वो जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र जो है उसको हाइम कहते हैं। वो रिलीजियस जो सॉन्ग होता है, इसका एक बार लिख देती हूँ, रिलीजियस सॉन्ग और पोएम, religious song or poem of praise to God, ठीक है। तो सोनेट का मतलब होता है पोएम ऑफ 14 लाइन्स, बैलेट का मतलब होता है पोएम और सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास, दैट इज फोक सॉन्ग इज वन ऑफ सिनोनिम ऑफ बैलेट, ठीक है, याद रखना ये फोक सॉन्ग, ठीक है। हाइम होता है रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड, एंड इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो छोड़ी दो, अ लैमेंट फॉर डेथ, अ मोर्नफुल सॉन्ग, दैट इज अ सॉन्ग sang एट ब्यूरियल मतलब जो जहाँ पे वो कबर देने जाते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब देखिए, अगर आप पढ़ोगे ना, एक बार ही पढ़ोगे, आपको एक बार भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या गलत है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि व्हेन आई वाज ओनली 5, तो आप 5 साल का नहीं हो, इसका मतलब ये होता है क्योंकि व्हेन आई वाज ओनली 5, ठीक है। तो आप जब 5 साल के थे तब का बात आप अब कर रहे हो, तो आप तो कैन नहीं यूज कर सकते है ना, आपको कुड यूज करना होगा, ठीक है ना। आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप पास्ट की बात कर रहे हो, आई वॉज ओनली 5, तो आप वहां पे कैन कैसे यूज कर सकते हो, आपको तो कुड यूज करना चाहिए, क्योंकि एक साथ में तो दोनों मिक्स्ड अप हो गया ना टेंस, तो आई कैन स्विम आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैं एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ
क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे ये वाला कंफ्यूजन बहुत होता था। मैं कहती थी कि अरे मैं तो इसको भी गलत कह सकती हूँ, है ना, मैं तो इसको भी गलत कह सकती हूँ, क्यों मुझे फर्स्ट वन ही क्यों चूज करना है। तो ये एक आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसे कोई रूल नहीं होता, बट ये एज्यूम कर सकते हो क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही हो रहा है। फर्स्ट में अगर आपको कोई एरर आए ना तो वो ही आपको चूज करना है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको एरर कह दूं क्योंकि यहाँ पे गलती तो ये प्रेजेंट में ही पास में, तो कोई एक को चेंज कर लू ना, क्यों इसको ही क्यों चेंज करना है, इसको ही क्यों पास में लेना है। तो ये जब ये सब शुरू हो रहा है ना, जो शुरू का जो है वही आपको चूज करना है, ठीक है। ये एक मैंने इतना दिन का जो एक्सपीरियंस है मेरा, इससे मैं बता रही हूँ। ऐसा कोई रूल कहीं पे लिखा नहीं है, बट यही होता है। अब जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि यही होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखिए, तो टू टेक अ फ्रेंच लीव, अच्छा ये टू टेक अ फ्रेंच लीव, ये इसका मीनिंग भी लीव से ही रिलेटेड है, ठीक है, लीव से ही रिलेटेड है। इसका जो मीनिंग है वो है द एक्ट ऑफ लिविंग a location or a event, a location or a event without permission, किसको नहीं बोल के आप चुपचाप चले जा रहे हो कहीं पे, ठीक है। ऑफिस से आप छुट्टी ले रहे हो, मतलब आप मैनेजर को बता ही नहीं, ऐसे ही छुट्टी लेके अपने आप नहीं निकल पड़े, तो इसको कहेंगे टू टेक अ फ्रेंच लीव, टू टेक फ्रेंच लीव, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ लिविंग और लोकेशन और इवेंट विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे अगर रिटन परमिशन दोगे तो फ्रेंच लीव का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फर्स्ट वन तो होगा नहीं। द सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब आपने किसी को इंटीमेट ही नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगी कल, आप ऐसे ही ले लिया लीव, ठीक है। तो टू टेक फ्रेंच लीव मतलब लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अगेन जम्बल वर्ड्स का क्वेश्चन आ गया। अच्छा देखिए, तो अब क्या है, अगर आप अब देखोगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसके आगे हमने जितना कहा ना वो यहाँ पे ऐसा रहता था कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 है, ये ए से स्टार्ट है, ये दोनों बी से स्टार्ट हो रहा है एंड ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते थे कि ये 2 3 फर्स्ट एक बार चेक कर लेते क्योंकि यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो ये जो केस था यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो चलिए एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट से शुरू करते हैं, सी से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। सी से कह रहे हैं कि दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। अच्छा देखिए, अच्छा कुछ लोगों का ऐसा लग सकता है कि मैंने ये हिंदी में क्यों ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, क्यों आपको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि मैं जब पढ़ती थी, मैं खुद बंगाली मीडियम से हूँ एंड मैंने कभी भी बंगाली में नहीं समझा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। हम बच्चे नहीं रहे कि हमें वो मदर टंग में समझना पड़ेगा अलग करके, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा आता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। मुझे बहुत ही कम आता था। कुछ दिन पहले मैं भागती रहती थी, कोई फॉरेनर देखते ही भागती रहती थी कि अरे ये इंग्लिश में बात करेगा, मैं निकल पड़ू यहाँ से, ऐसा लगता था मुझे। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको अच्छा करना है मतलब अच्छा करना है बस। उसके लिए आप कुछ सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा ना, आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खाते पीते आपको इंग्लिश ऐसा होता है कि इंग्लिश के लिए तो आपको हर टाइम पेन पेपर की जरूरत नहीं है। अब मन में भी ऐसा याद कर सकते हो, अरे उसका सिनोनिम क्या पढ़ा था, अरे उसका मीनिंग क्या था, ऐसे आप कभी भी याद कर सकते हो। इतना अच्छा है, सो के भी जैसे कि धरो लेट्स के आप सोने जा रहे हो रात में, तभी आप थोड़ा ऐसा याद कर लेना, अरे सारा दिन क्या पढ़े, अच्छा ये थोड़ा एक नया वर्ड पढ़ा था ना मैंने, ऐसे याद करोगे। बहुत इजी है इंग्लिश को अडॉप्ट करने के लिए। जो वे है ना वो बहुत सारा वे है, आपको वो वे ढूंढ निकालना है, तो मुझे करना है बस, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अच्छा होना है इंग्लिश में। देखो क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे होगे, ठीक है, तो ये तो इसका तो प्रोसेस सिर्फ सिलेक्शन तक ही नहीं है ना कि अगर अरे आपने सिलेक्शन के लिए इतना पढ़ा, एग्जाम दिया बस और वो कोई काम में नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इंग्लिश जो
लैंग्वेज है ना वो एकदम इंटरनेशनल लेवल का लैंग्वेज है। हर वक्त जो भी एक दूसरे के बात भाषा नहीं जानते वो इंग्लिश में ही बात करते। तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल आपको एक चांस मिला है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपका इंग्लिश भी अच्छे से हो जाएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप का चीज हो गया है ना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CADB से शुरू हुआ था, हम C से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे कहा है, दे से कोई स्टार्ट नहीं होता ना, दे से कोई ऐसा स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि इसके आगे कुछ रहेगा तभी तो ये प्रोनाउन दे यूज होगा, तो सी तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है ए, हाउएवर। आपको कुछ बात रखना है, बात करोगे, उसके बाद तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका एडिशनल जो पॉइंट है वो यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद भी हाउएवर के बाद भी यहाँ पे दे है। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। अब देखिए यहाँ पे भी दे है, तो ये दे किसका बात कर रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर ए से शुरू होगा तो ये दे किसको कह रहे हैं वो हमें पता नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं होगा। डी से, अगर डी से शुरू करते हैं, सो पीपल ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम द पॉलिसी मेकर्स। अच्छा, यहाँ पे पीपल यूज किया है, सो से शुरू हो रहा है, सो तो इसलिए पीपल क्रिटिसाइज करते हैं। किस लिए, मतलब उसके आगे कुछ है, अगर कुछ ना कुछ रहेगा तभी तो यहाँ पे करेंगे ना। अच्छा, इसलिए पीपल ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं एंड कंडेम करते हैं पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब रहता है लास्ट वन, तो आप अब कहोगे तो लास्ट वन रहेगा तो यही आंसर होगा। हाँ, यही आंसर होगा, फोर्थ वन ही आंसर होगा, बट हमें समझना है कि ये क्यों है, क्यों ये आंसर होगा। तो बी से शुरू करो कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कोई आगे कोई सेंटेंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोनाउन नहीं है जो किसी अननोन पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटली लिखा हुआ है कि द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। हो गया। अब डी, ये मनुष्य का जो टेंडेंसी है ना, जनरल टेंडेंसी है, उनका यही टेंडेंसी है कि वो हर वक्त फॉल्ट ढूंढते रहते हैं। पॉलिसी मेकर्स ने क्या कहा, अरे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली, इसमें तो ये गलत है, इसमें तो वो गलत है, हर वक्त ये कहते हैं, ये उन लोग डिस्कस करते रहते। तो ये इनका टेंडेंसी है, इसलिए ये ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम करते हैं पॉलिसी मेकर्स को। ठीक है, हो गया। अब सी, सो ओपनली क्रिटिसाइज एंड कंडेम करते हैं तो क्या करते हैं, दे ब्लेम द गवर्नमेंट। वो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो गवर्नमेंट का जो स्लो प्रोग्रेस है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ कर नहीं रहा है, इनका तो स्लो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ही नहीं है कोई। उनको लगता है कोई मिरेकल हो जाएगा, अचानक से कुछ उनका जीवन चेंज हो जाएगा। जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स भी ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ने में ही हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ने में ही नहीं, पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली आपको ट्राई करते रहना है। नथिंग इज एनफ, ओके, नथिंग इज एनफ टू गेट अ सिलेक्शन। अपना जो पोटेंशियल है उसको पुश करते रहो, पुश करते रहो, जितना इतना ट्राई करो कि आप कभी भी इतना ट्राई नहीं किया ऐसा आपको फील होने लगेगा कि इतना मैंने कभी भी कोशिश नहीं किया, अब तो मेरा होके ही रहेगा। इतना खुद को पुश करोगे ना तो अपने आप ही वो मतलब रियलाइजेशन आपको आ जाएगा कि नहीं, मैं तो कर रही हूँ, मैं हार्डवर्क कर रही हूँ। तो वो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है, पढ़ते रहने की। तो देखिए सी का क्या है कि दे ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर देयर प्रोग्रेस एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ। अब बचा ए, तो ए में क्या आ रहा है कि हाउएवर, ये सब देखिए एक ही बात हुआ ना, यहाँ पे सब पॉइंट्स डिस्कस हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है कि दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन। अब गवर्नमेंट जो अप्लाई करेगा, जो मतलब पॉलिसीज जो अप्लाई करेगा वो तो लोगों के लेकर ही है, लोगों को भी वहां पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, अगर हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद हर वक्त
यहाँ पे वहां पे अगर हम फेंक रहे हैं कोई भी डस्ट जो होता है, तो क्या हुआ, हम तो वो जो प्रोग्रेस हो रहा था ना गवर्नमेंट का, वो तो हम हिंडर करेंगे, हम वो रोक देंगे, क्योंकि हम तो कचरा फैल रहा है यहाँ पे वहां पे, ठीक है। तो हमें भी पार्टिसिपेट करना है, तो यही करा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट के हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ दैट प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि BDCA इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगेन स्पेलिंग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन आपको सब भी नोट डाउन करना है। फर्स्ट वन का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ह्यूमिलिएशन। क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, जब आप प्रोनाउंस करते हो ईच एंड एवरी वर्ड का एक प्रोनाउंसिएशन होता है, वो अगर आप गूगल सर्च करोगे वहां पे एक रोबोटिक साउंड आएगा, वो रोबोट आपको बता देगा कि क्या उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। बट देखिए, हम जब एग्जाम देंगे हमें प्रोनाउंस करना नहीं होगा, ठीक है, हमें उनका जो मतलब स्पेलिंग है वो आपको करेक्ट करना होगा। तो क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना उससे मिलता नहीं है इसका स्पेलिंग, तो आप प्रोनाउंस एक कर रहे हो, लिख एक रहे हो, आपके दिमाग में जाकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या करोगे, लोग हंसे रोए जो करे, आपको जो सुविधा है ना प्रोनाउंस करने का वो आप करके याद रखो। मैं सब याद करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि वो जीवन भर आप वही प्रोनाउंस करते रहेगा, ऐसा नहीं है। आप वो जो उसका जैसे उसका स्पेलिंग है वैसे ही उसको आप प्रोनाउंस करो, ताकि वो आपको दिमाग में जाके एकदम मैपिंग की तरह बैठ जाए कि अच्छा ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है तो ठीक है, इसका स्पेलिंग भी ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ह्यूमिलिएशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ह्यूमिलिएशन तो नहीं है ना, तो जो यहाँ पे डबल एल आएगा तो डबल एल तो नहीं आएगा, ह्यूमिलिएशन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये करेक्ट है, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये गलत है, रिटालिएट, ओके, ये होगा रिटालिएट। अच्छा, इसका तो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये हुआ बुके, ओके। तो ये हुआ इसका करेक्ट ऑप्शंस। अब हम देख लेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, मतलब किसी को एम्बेरस करना, किसी को शर्मिंदा करना, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है टू मेक समवन embarrassed और ashamed। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, ये जो embarrass एंड harass, ठीक है, इसमें ना मेरा बहुत कंफ्यूजन होता था और ये बहुत आता भी है एसएससी में, ठीक है। तो इसमें एक आर है, इसमें डबल आर है, तो ये ना मुझे बहुत कंफ्यूज होता था, तो मैं एक बार शेयर कर दिया आपके साथ। तो ये इसका एक बार राइट डाउन कर लो अभी, इसका जो स्पेलिंग है कि ये हैरस है, ये एम्बैरस है, ठीक है। अच्छा, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है टू मेक समवन एम्बैरस्ड और अशेम्ड। अच्छा, एंड सेकेंड है कि सरकाजम। सरकाजम मतलब क्या होता है कि वो डार्क ह्यूमर टाइप का कुछ ऐसा, बहुत अब तो बहुत मतलब ये बहुत कॉमन वर्ड है, सरकास्टिक, इन अ सरकास्टिक वे हम कहते रहते हैं कि बहुत सरकास्टिक वे में ये कह दिया ऐसा कुछ। तो सरकाजम का मतलब होता है द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू से, ठीक है, अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली वांट टू से, ये होता है सार्काज्म का मतलब। अच्छा, रिटालिएट, रिटालिएट यहाँ पे जगह नहीं है, ये मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। रिटालिएट का मतलब होता है स्ट्राइक बैक, मतलब फाइट बैक, इसका सिनोनिम है रिटालिएट का। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है कि मेक एन अटैक इन return for a similar attack, okay? मतलब कोई हमारे ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुका है तो उसके बाद हम रिटर्न, मतलब वो प्रतिशोध लेने वाली बात है कि उसके लिए हम रिटर्न उनके ऊपर सिमिलरली अटैक कर रहा है, तो मेक एन अटैक इन रिटर्न फॉर अ सिमिलर अटैक, दैट इज रिटालिएट। एंड इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है स्ट्राइक बैक, स्ट्राइक बैक होता है
वो होता है, फाइट बैक होता है, ठीक है, ये सब होता है इसका सिनोनिम। एंड ये क्या होता है, ये तो बुके है, बहुत ही ये है इसका स्पेलिंग, ठीक है, एक बार फिर से मैंने लिख दिया। ये होता है एन अट्रैक्टिवली, आई मिस हो गया, एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड bunch of flowers, ठीक है, एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड bunch of flowers, ठीक है। तो अच्छा, फोर्थ यहाँ पे सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड ये सब मीनिंग जो है वो एक बार जरूर पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। इसका डायरेक्ट मीनिंग ही होता है इनऑडिबल। इनऑडिबल का ही मतलब होता है जो ऑडिबल नहीं है, इनऑडिबल जो ऑडिबल नहीं है, मतलब जो आप सुन नहीं सकते, इनऑडिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड एंड समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, दैट इज ऑडिबल, ठीक है। अब जो सुन सकते हो, जो साउंड आप सुन सकते हो वो ऑडिबल, एंड जो नहीं सुन सकते हो इनऑडिबल, सिंपल। तो दैट समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, that is inaudible, and that something can be heard, that is something that can be heard, it is audible, ठीक है। and infallible का मतलब होता है incapable of error, unerring, incapable of error, जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। कश हमें भी ऐसा होना एग्जाम के टाइम, कोई गलती नहीं हो हमरे, मतलब हमसे कोई गलती नहीं हो, हिंदी ना थोड़ा अटक अटक जाता है मेरा। तो इनकेपेबल ऑफ एरर, अनएरिंग, अनक्वेश्चनेबल, अनक्वेश्चनेबल, ठीक है। ये होता है इनफॉलिबल, इनकेपेबल ऑफ एरर, अनएरिंग, अनक्वेश्चनेबल। एंड इरिवोकेबल मतलब जो हो गया वो हो गया, उसको हम अब वो रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, ठीक है, which cannot be changed, reversed, ये और एक irreversible, irreversible इसका सिनोनिम हो गया ये irreversible, ठीक है, irreversible। तो ये हो गया, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए ये he said to the hotel receptionist, can you tell me the tariff of rooms। तो देखिए ये सिंपल पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में कन्वर्ट होगा। तो आप फर्स्ट यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सेकेंड, फर्स्ट में देखिए दैट इफ ही कैन टेल, ही कैन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो आप सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो ये तो आपको पास्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ही कैन नहीं रह सकता, एंड दैट इफ भी एक साथ नहीं बैठता, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन। सेकेंड में देखिए ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स। अब देखिए यहाँ पे ना कहा गया कि कैन यू टेल मी, तो ये कैन तो आपको रहना चाहिए ना इनडायरेक्ट में, यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। अब आपका ऑप्शन देखना चाहिए, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ रहता कि और कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, तब आपको ये हो भी सकता था, मतलब एक्चुअल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि कैन आपको ये कूड में ट्रांसफर होगा ही होगा, मतलब कूड में ये ट्रांसफर होगा आपका इंडायरेक्ट में। बट एसएससी में बहुत अच्छा ऐसे कुछ, अब टियर 2 में आप देखोगे बहुत ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग आता है, टियर 2 में बहुत ज्यादा रहता है, ये 20-20 रहता है, तो तब ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग कुछ वॉइस चेंज एंड नरेशन दे देते हैं वो लोग, तब आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जब प्रिपरेशन लोगे टियर 2 का तो आप समझ आएगा, ठीक है। तो 2 भी नहीं हो सकता। थर्ड वन देखिए ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम, एकदम भी करेक्ट है ये जो है ये इफ से होगा, आपको इफ बैठाना है यहाँ पे, इफ वेदर ऐसे बैठता है क्वेश्चन मार्क में, कैन यू टेल मी, तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द टैरिफ ऑफ रूम्स, ये मी जो है ये हिम होगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ही एनक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कैन, अगेन यहाँ पे कैन है तो कैन तो नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज क्या, ये टूट सकता है, आपको ये जो ग्लास टेबल है आपको ये बहुत अच्छे से हैंडल करना है, माइन्यूटली हैंडल करना है आपको, हैंडल विथ केयर,
नहीं तो ये टूट सकता है, तो टूट सकता है मतलब क्या हुआ, यहाँ पे होगा सेकेंड वन फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड होता है फ्रेजाइल। फ्रूगल मतलब क्या होता है, फ्रूगल बहुत कॉमन है, ठीक है, फ्रूगल तो याद कर लो अच्छे से क्योंकि फ्रूगल तो एसएससी का फेवरेट है। फ्रूगल का सिनोनिम होता है थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। इसका पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ, इसका होता है ना, मीनिंग होता है कि स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड, मनी और फूड, ठीक है, स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड। इसका जो सिनोनिम होता है फ्रूगल मतलब होता है थ्रिफ्टी, ठीक है, मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना, ठीक है, सबको करना चाहिए। अच्छा, फ्रेजाइल तो मैंने कह दिया, इजिली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। डक्टाइल होता है एबल टू बी ड्रॉन into a thin wire, ठीक है, able to be drawn into a able to be drawn into a thin, drawn out होना चाहिए, able to be drawn out into a thin wire, ठीक है। अच्छा, वोलाटाइल वो वोलाटाइल मतलब बंगाली में तो कर्पूर कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। वोलाटाइल होता है जो बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में इवेपोरेट होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये होता है वोलाटाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्विसेंट, इसका मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डोमेंसी, इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और डोमेंसी, ठीक है, मतलब आप इनएक्टिव हो तो इसका एंटोनिम क्या होगा, फोर्थ वन होगा, एक्टिव, ठीक है। पीसफुल क्या होता है, पीसफुल मतलब फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ये होता है पीसफुल। इसका जो सिनोनिम है वो होता है क्या होता है, ट्रांक्विल होता है, काम होता है, ठीक है, पीसफुल का सिनोनिम। अच्छा, क्विसेंट का जो सिनोनिम है ना, क्विसेंट इनएक्टिविटी और डोमेंसी, तो इसका जो सिनोनिम है ये आप कह सकते हो इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा एक्चुअली इसका सिनोनिम, इनएक्टिव होगा, आइडल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब होता है कि सैड एंड डिप्रेस्ड, ये होता है, ये सब घूम गया सॉरी, डिजेक्टेड मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड, और होता है डिस्पिरिटेड, ठीक है, डिस्पिरिटेड, ये सिनोनिम से याद कर लेना एंड लिख लेना, डिस्पोडेंट, ये भी होता है, ठीक है। सैड एंड डिप्रेस्ड होता है, डिस्पिरिटेड होता है, डिस्पोडेंट भी होता है, ठीक है। इनडिफरेंट मतलब कि आप इंडिफरेंट हो इस सब्जेक्ट में, मतलब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, ओके, नॉट शोइंग और फीलिंग इंटरेस्ट। इसका जो एक एंटोनिम है वो है अलूफ, अलूफ, ठीक है, याद रखना, अलूफ इंडिफरेंट का एंटोनिम होता है कि आप किसी बात पे कोई रिस्पॉन्स में ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, हमने लास्ट क्वेश्चन में आ ही गया, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का जो मतलब है, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, ये होता है सिंटिलेटिंग का मतलब, स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली। तो इससे आपको पता ही चल गया कि थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग इसका सिनोनिम है एक्चुअली, एग्जैक्टली सिनोनिम है सिंटिलेटिंग का, ग्लिटरिंग सिनोनिम होता है। फ्लैटरिंग मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, वो फ्लैटरिंग वर्ड्स कहते हैं ना कि बहुत ही आपको प्रशंसा करने वाली ऐसा कुछ बात कोई कह रहा है तो उसको फ्लैटरिंग कहते हैं, फ्लैटरिंग वर्ड्स, फुल ऑफ प्रेज
and full of praise and compliments. full of praise and compliments होता है flattering, ठीक है. अच्छा, boring मतलब क्या होता है? not interesting, यही होता है ना, not interesting. not interesting, boring मतलब होता है not interesting. सॉरी, ये इसका जो मीनिंग मतलब सिनोनिम है, डल होता है, tedious होता है. ये आपको याद होगा, ये आपको मतलब आप जान सकते हो, बट ये नहीं भी जान सकते हो, तो ये कह दिया मैंने, tedious, ठीक है, tedious. ये होता है बोरिंग. एंड ग्लिटरिंग तो हो गया, सिंटिलेटिंग का आपका सिनोनिम हो गया. एंड स्टिंगिंग का मतलब होता है हैविंग अ स्टिंग. स्टिंगिंग का मतलब होता है हैविंग अ स्टिंग. और केपेबल ऑफ वुंडिंग और पियर्सिंग विथ ए स्टिंग. ठीक है, तो हो गया हमारा आज का सेशन खत्म. इसका जो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन है इसका. तो अब हमारा सेशन तो खत्म हो चुका है. तो आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ. एंड मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने किरण का मेरा जो बुक लिस्ट है वो आप देख सकते हो, चैनल पे है वीडियो, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा. तो वो बुक लिस्ट में मैंने यही कहा था कि मैंने सिर्फ 2 बुक ही यूज किया था इंग्लिश में, सिर्फ 2 बुक. क्या होता है ना कि बहुत लोग बहुत बुक्स पढ़ते हैं, इतना बुक्स पढ़ते हैं, मतलब कि उनके पास इतना बुक्स होता है, मुझे समझ नहीं आता वो कब उतना बुक्स कंप्लीट करते हैं. क्योंकि समय, अगर आपको, मेरा तो समय बहुत ही कम था, ठीक है. तो मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़ी थी. एंड वो लिमिटेड बुक्स पढ़ी थी, एंड वो क्या पढ़ी थी वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है. मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक ही बुक बहुत बार पढ़ लो, ठीक है. वो कितना इफेक्टिव है ना, आपको आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है. कि आप कोई एक डायलॉग है ना, आप 10 बुक एक बार पढ़ोगे एंड एक बुक 10 बार पढ़ोगे, उसका जो इफेक्ट होगा वो ट्रेमेंडस होगा, ठीक है. तो ये मैं खुद भी बहुत लिमिटेड बुक्स पढ़ रही हूँ. एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, अगर मेरी बुक लिस्ट में जो बुक है अगर वो आपको नहीं पसंद है, आप कोई और बुक्स पढ़ते हो तो पढ़ो, ठीक है. बट क्या ना, इसमें से इतना पढ़ लिया, उसमें से उतना पढ़ लिया, कंप्लीट करो. एक जो बुक है कंप्लीट करो, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है. क्योंकि वहां पे एक पूरी गाइडलाइन होता है, जो वो बुक लिखते हैं ना, वो एक पूरी गाइडलाइन के साथ वो बुक्स लिखते हैं, ठीक है. तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि एक बुक आप बार बार पढ़ते रहो, ठीक है. तो मैंने किरण का जो प्रीवियस ईयर का बुक था वो मैंने कंप्लीट की थी, एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने कंप्लीट की थी. तो वो बुक को आप कैसे इफेक्टिवली विद इन लिमिटेड टाइम आप कंप्लीट कर सकते हो, इसके बारे में नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी स्ट्रैटेजी के लिए. कि आपको समझना है कि कैसे आप लिमिटेड टाइम में इफेक्टिवली वो बुक कंप्लीट करो. क्योंकि अगर आप वैसे ही पढ़ते रहोगे ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा. क्योंकि उसमें 13,000 क्वेश्चन है. 13,000 क्वेश्चन ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा? उसके लिए आपको रूटीन वाइज एकदम, मैंने आपको कैलकुलेटिव वे में आपको दिखाना है, एकदम कैलकुलेशन करके. कोई लुका छुपी की बात नहीं है. मैंने जैसे पढ़ी थी मैं आपको वही बताऊंगी. मैंने जो पढ़ी थी मैं तो आपके साथ वही शेयर करूंगी ना. तो जैसे मैंने पढ़ी थी एकदम रूटीन बना के, एकदम जितना क्वेश्चन है वो सब एकदम ठीक ठाक गिन चुन के मैंने पढ़ी थी. तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.